बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, इसको रिकॉर्ड कर लेते ताकि बाद में इसको सुन भी सकते हैं आप लोग। जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना यानी स्टडी करना। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान, विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क, ये फ्रांस का रहने वाला था, और ट्रेविनियस जर्मनी का रहने वाला वैज्ञानिक है। 1801 में क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एंड ट्रेविनियस। LNT याद रखिएगा, एक जैसे कि सबसे फेमस प्राइवेट कंपनी है LNT, जो कि नोएडा में है, दिल्ली के आसपास। तो इससे शॉर्ट फॉर्म में हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं, तो याद रखने के लिए आप रखिएगा LNT। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? LNT यानी लेमार्क एंड ट्रेविसियन करके आएगा ऑप्शन में, तो बस इतना ही आएगा, सन नहीं आएगा। 1801 ऐसे याद रखिएगा। कुछ जीव विज्ञान की शाखा है और उससे संबंधित किसका अध्ययन करते हैं वो हम बता देते हैं तेजी से। और पेज नंबर अगर आपके पास लूसेंट होगा, मैंने भेज दिया है सभी लोग को PDF में, 236 नंबर पेज है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का अध्ययन। अब अध्ययन नहीं बोलेंगे, सिर्फ बताएंगे किसका करते हैं। सेरिकल्चर, रेस कीटम का पालन का अध्ययन। पेसिकल्चर, मत्स्य पालन। एंड माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों। एंड एंथोलॉजी, पुष्पों। एंड पोमोलॉजी फलों। ऑर्थिनोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। इस जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको 2-3 बार बोल देंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो म्यूट करके अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इथियोलॉजी आपका है मच्छियों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। एंड सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ये समझ गए होंगे, इसको रिपीट करना पड़ेगा या 2-3 बार बोल देते हैं ताकि याद हो जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको कहते हैं एपीकल्चर। APICULTURE, एपीकल्चर। सेरिकल्चर में आ जाएगा रेशम कीट पालन का। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से होगा। माइकोलॉजी आपका कवकों का अध्ययन होगा। और फाइकोलॉजी शैवालों का। फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। पुष्पों का एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। एंड पोमोलॉजी होता है, पोमो से हो जाएगा आपका फल का आ जाएगा, तो पोमोलॉजी फलों का होता है। ऑर्निथोलॉजी आपका आ जाएगा पक्षियों का अध्ययन। इथियोलॉजी आपका मछलियों का अध्ययन। एक मधुमक्खी ऊपर था वो एपीकल्चर, हम अगर मछली पूछेगा तो इसको ICHTYOLOGY, ठीक है, इथियोलॉजी याद रखिएगा। AP होगा, एक इथियोलॉजी होगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। जी बताइए। हाँ, मधुमक्खियों का एपीकल्चर, APICUTRE, एपीकल्चर। और मछलियों का रहेगा इथियोलॉजी, ठीक है, इथियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन, इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। एंड डेंट्रोलॉजी आपका वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होगा। और ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, स्नेक जो होता है। एंड सोरोलॉजी आपका छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम जीव विज्ञान शब्द का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु है, इसी को वो कहते हैं जीव विज्ञान का फादर। हालांकि जीव विज्ञान का 3 चीज़ों का ये फादर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वो है पहला जीव विज्ञान का जनक किसी को कहते हैं? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान यानी फादर ऑफ जियोलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का ये फादर है। इसके मतलब 2 बेटे हैं, एक तरह से मान सकते हैं, मैं अपने तरफ से इनपुट बता रहा हूँ। वो है एक तो बायोलॉजी और दूसरा है जियोलॉजी। हिंदी में अगर जानेंगे तो जीव विज्ञान और एक होगा जंतु विज्ञान, समझ गए होंगे। यानी हम लोगों के बारे में जो अध्ययन किया है इंसानों के बारे में, उसको कहेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी।
और जंतुओं पर जो विज्ञान के संबंधित हुआ है, दोनों का पिता कौन है, जनक कौन है, तो अरस्तु। याद रहेगा, याद रहेगा दोनों चीज़ें, हाँ दोनों याद रखिएगा। थोड़ा सा इनपुट हम अपना हाँ इनपुट डालते रहेंगे ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अरस्तु द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ था? अरस्तु द्वारा समस्त जीवों के दो समूह में वर्गीकृत किया गया था। पहला था जंतु समूह में, एक वनस्पति समूह में। हम लोग क्या किस में आएंगे, तो जंतु वाले में आएंगे। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमल नेचर में संपूर्ण जीवधारियों में दो जगतों में, पादप जगत एंड जंतु जगत में बांटा। उसके बाद इसके अरस्तु के बाद आया लिनियस बाबा ने क्या किया, चेंज कर दिया। अब बाबा ने क्या किया, कहा कि ठीक है आप लोगों ने किया जंतु समूह और वनस्पति समूह, अब उसका नाम चेंज करके लिनियस ने, अरस्तु ने बोला था जंतु और वनस्पति, ठीक, दो चीज़ बताया था। और लिनियस बाबा ने कहा कि नहीं, हम सिस्टेमल नामक एक नेचर बुक है, नेचुरल बुक उसने छापा अपनी पुस्तक में, कहा कि हम संपूर्ण जीवधारियों को दो भाग में बताएंगे। उसको किंगडम कहेंगे इंग्लिश में, जगत कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में किंगडम्स कहेंगे। तो किस तरह से बांटा है? पहला तो बोला कि हम उसको पादप जगत कहेंगे हिंदी में, और उसको दूसरा रखा जंतु जगत। एक पादप को कहेंगे प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। समझ गए होंगे दोनों डिफरेंस, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट लिनियस ने क्या किया, उसी में वर्गीकरण, लिनियस ने जो प्रणाली शुरू की थी उसी का नाम क्या दिया, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव रख दी उसने। ICE का नाम है पड़ गया फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। यानी इसको हिंदी में कहेंगे आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहेंगे, तो लिनियस आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन इससे निकल के आती है, बहुत जगह पूछी जाती है। SSC रेलवे में कई जगह में देखे होंगे आप लोग। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा भी, इसी जो अभी थ्योरी बता रहे हैं इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, जो कि अलग अलग कंपटीशन BPSC SSC और रेलवे में आया है। तो अभी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो इसका जवाब हम आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, आशा रहेगा कि आप दे पाएंगे। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है, तो लिनियस है, और किस तरह से बांटा है। और अगर पूछेगा जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक, तो वो रहेगा अरस्तु। जीवन काल इसका दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, वो है 384 से लेकर के 322 BC तक, यानी बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, चलिए, और जो इम्पोर्टेंट है इसमें पूछेगा वो बताते जा रहे हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है, परंपरागत द्विज जगत से वर्गीकरण का स्थान दिया है, अंततः किसने दिया, तो हिटलर इस करके आया है, हिटकर, इसमें स्पेलिंग है WI, लेकिन स्पेलिंग इसको उच्चारण करेंगे हिटकर। कब किया था, 1969 में किया था। 5 अभी इसने आया, हिटकर ने क्या किया कि आप लोगों ने तो ऊपर वाले ने दो भागों में बांटा था, अरस्तु ने 2 भाग में बांटा था और लिनियस ने भी 2 भागों में बांटा था। अब हिटकर मतलब कि कुछ ना कुछ तो हिट करेगा, तो उस सभी जगत को, सभी चीज़ों को 5 भाग में बांट दिया। 5 भाग कौन कौन सा है, नाम बताते हैं। ये नाम है, पहला है मोनेरा, दूसरा है पोटिस्टा, तीसरा है पादप, और चौथा है कवक, और 5वां है जंतु। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, आप एक एक चीज़ को परिभाषित करेंगे कि मोनेरा होता क्या है, पोटिस्टा होता क्या है, पादप होता क्या है, कवक क्या होता है, जंतु क्या होता है। ये पहले पेज का आधा भाग खत्म हो गया, और यहाँ तक में 3-4 क्वेश्चन आएगी। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान किसको कहते हैं और जीव विज्ञान के पिता कौन है, पहली बार जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया, और फिर इसका वर्गीकरण किसने स्टार्ट किया, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है। और उसके बाद आया हिटकर ने 1969 में इसको 5 भाग में डाइवर्ट कर दिया। 5 भाग का नाम बता देते हैं, अभी पूछेंगे आपसे। तो पहला है मोनेरा, पोटेस्टा, पादप, फिर कवक और जंतु। इंग्लिश में नाम होगा मोनेरा, पोटेस्टा, प्लेंटिव एंड फंगी एंड एनिमल। अब पूछे क्वेश्चन इसी से, आर यू रेडी? ओके, चलिए इसी से पूछ रहे हैं, जो भी बताएं उसी से, ताकि अभी तुरंत आपके दिमाग में छप जाए। पहला बताइएगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का बताइएगा।
आधुनिक वर्गीकरण का पिता है लिनियस ने, लिनियस। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन ऐसा पर्सन है जो कि बाकी के जितने भी जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण में किया था। 5 अभी मैंने बताया, हिटकर ने हाँ हाँ, आगे कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। पहला मोनरा है, एंड पोटेस्टा, फिर पादप, कवक, फिर जंतु। अब इसका परिभाषा हम कर देते हैं, क्या क्या होता है मोनरा, क्या होता है मोनरा। इस जगत में सब, जी बताइए। हेलो, हम जंतु हैं मतलब, सॉरी आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जंतु, जंतु लास्ट है, जंतु एनिमल जिसको कहेंगे। ठीक है, बता देते हैं फिर से। ओके ओके, आपका आवाज़ नहीं क्लियर आ रहा था। ठीक है, सुनिएगा। लिनियस ने नहीं, हिटकर ने दिया, हिटकर 1969 में। और हाँ, हाँ जी। और लिनियस ने 2 भागों में दिया था, अरस्तु ने भी 2 भागों में। हाँ, आधुनिक वर्गीकरण का पिता जिसको कहते हैं वो लिनियस है। और सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया था? लेमार्क एंड LNT में, नहीं मैंने अभी बताया था ना, LNT याद रखिएगा। LNT एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो कि सबसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है। हाँ, लेमार्क एंड चेविनस, ठीक है, चेविनस 1801 ईस्वी में। मान लीजिए दोनों दोस्त है, दोनों भाई ने मिलकर के जीव विज्ञान शब्द के दे दिया है उपयोग। चलिए अब मोनरा के बारे में जानते हैं। मोनरा क्या होता है? इस जगत में सभी जितने भी प्रायोटिक जीव होते हैं, जीवाणु हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गया या तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, तंतुने जीव विज्ञान इसी जगत के आते हैं। जितने भी मतलब कि मोनरा हो गया, इस जगत में जितने भी प्रायोटिक, जिसमें हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं, या जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। हालांकि लूसेंट में इतना अच्छा से दिया नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट आपको NCERT में वो कवर करेंगे तो उसमें आपको अच्छा से बताया है। पोटेस्टा इस क्लास, हालांकि इस क्लास 11th में सारा कुछ अच्छे से बताया है। पोटेस्टा क्या होता है? इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय होता है, यानी पोटेस्टा एक कोशिकीय होगा, जैसे कि जलीय यूकैरियोटिक जीव हो गया, सम्मिलित किए गए जितने भी पादप जंतु के बीच में ये लेना, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, एक तरह से आपको एक रीडिंग हो जाएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन आएगा वो पूछ लेते हैं, बताइएगा। 1753 में कैरोनस लिनियस नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब इसमें वर्गीकरण का जन्मदाता जो कहा जाता है वो कैरोनस लिनियस, तो इसका पूरा नाम है कैरोनस लिनियस कह सकते हैं, या फिर सिर्फ लिनियस के लोग जानते हैं। कब किया था? तो 1753 में, इसमें 1753 में ईस्वी आएगा ना, तो आप याद रखिएगा। वर्गीकरण का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वही मैंने आपको दोबारा ही रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे जीव जंतु, उसका वैज्ञानिक नाम, जैसे कि मनुष्य मेन का होता है होमोसेपियन, मेढक का अगर होगा तो राना चिग्रिना, बिल्ली का होगा फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का होगा कैनिस फैमिलियरीज, काऊ का होगा बॉस इंडिसज, जैसे गाय हमारी माता है, इंडिसज रहेगा। तो इंडिसज जितने वाले हैं वो एक साथ कंप्लीट कर देता हूँ, जैसे कि आम हो गया, इसमें मैंगनीफेरा इंडिसेज होगा। और गाय हो गया BOS बॉस इंडिसेज हो गया। फिर आपके आएंगे मैंगो, मैंने बता दिया। डोमेस्टिका में जितने भी, जैसे कि हम घर में पालतू होता है, ये बिल्ली भी पालतू है, कुत्ता भी पालतू है, तो ये सारे डोमेस्टिका आएगा। फेलिस डोमेस्टिका को आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा अभी, इतने वो यहाँ पर पटाखे पक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कुत्ता, मैंने बताया कैनिस फैमिलियरीज है। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका हो गया। मैंगो आपके आएंगे मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। धान के लिए ओरिजा सटिवा हो गया। गेहूं के लिए, वीट के लिए ट्रिकोनम्स एस्टिसम्स
नेक्स्ट म्यूट कर लीजिएगा नंदनी। नेक्स्ट गेहूं के लिए आपका आएगा ट्रिटिकमा अस्टिवा एंड मच्छर फिस्कम सस्टिवा आएगा। चना के लिए सेरेस एसिडन आएगा। सरसों के लिए ब्रेसिका कंट्रेसिस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा जो 2 से 3 है। सबसे ज़्यादा मनुष्य हो गया या फिर आपका गाय के लिए हो गया और मैंगो आम के लिए पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगी, अच्छा दूसरे कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। चलिए बताइएगा, सॉरी सुनिएगा अभी। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजिन किसने किया था? पुरकेंजिन द्वारा 1839 ईस्वी में किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल इसमें थोड़ा सा इनपुट हम बता देते हैं। जैसे जीव द्रव होता है, जीव द्रव यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोशिका केंद्रक और उसके कोशिका भित्ति से बना होता है। इसका डायग्राम अगर हम डिजिटल बोर्ड पर होते तो अच्छे से बताते। तो ये याद रखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बैलून है या फिर एक फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर एक कुछ ना कुछ एक कण होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, एक मान सकते हैं, और कुछ ना कुछ उसमें जो मटेरियल बना होता है उसका बाहर का भित्ति होता है। उस सारे चीज़ों तीनों का मिला करके जो बनता है वो बाद में एक बॉल हमको दिखाई देता है, फुटबॉल दिखाई देता है। तो उसी के बाहर पूरे भाग को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी का नाम दिया है जीव द्रव, यानी कि सभी कुछ मिला हुआ रहता है। जैसे हम अगर कोई कुर्सी अगर यूज करते हैं लकड़ी का, वुड का अगर कुर्सी यूज करते हैं तो उस कुर्सी के अंदर देखते होंगे बरसात के टाइम में, ठंड के टाइम में उमस आने के कारण अंदर कुछ ना कुछ कीटाणु आ जाता है। तो उसमें 2 तरह का कीटाणु होता है, एक मृत कीटाणु होता है, मृत कोशिका नाम दिया जाता है। एक रहता है जीवित कोशिका जो हम अपने आँखों से देखते हैं। सबसे बड़ा जीवित कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, सबसे बड़ा कोशिका। ये क्वेश्चन आता भी है, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको भी, मैं अपने तरफ से ये सारा इनपुट डाल रहा हूँ क्योंकि ये NCERT 11 से 12 का सारा कुछ जब BPSC IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इनपुट हम आपके एक ही साथ बता रहे हैं। तो उसमें सबसे छोटी कोशिका अगर पूछेगा तो कौन सा होगा? तो मृत कोशिका। ये सारे भाग दिया। और किसने इन सब चीज़ों को प्रतिपादित किया था? तो पुरकेंजे ने किया था। पुरकेंजे यानी कोई पूर्वे का, हम अपने इनपुट बोल रहे हैं, कोई पूर्व यानी पूर्वज का कोई पूंजी जैसे रखा रहता है ना कि हम लोग तो हाँ हमारे पूर्वज छोड़ के चले गए ये समथिंग, तो उस तरह से नाम को कोरिलेट कर सकते हैं। ये आपका जितने भी जीव द्रव है उसका कोई किसने दिया था, प्रतिपादन किया है? तो पुरकेंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए लग रहा था, मैं पूछ रहा था कि कंटिन्यू करें कि नहीं करें या छोड़ दें इसको यहीं पर। दस मिनट और चलाते हैं, चलिए ठीक है। किसी ओके हाँ चलिए, बाकी लोग भी म्यूट कर लीजिएगा। चलिए, यह एक जो ये बना रहता है एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी यानी लसाक बना होता है, वजन युक्त होता है। ये जीव की सभी जितनी भी सारी जैविक क्रिया होता है इसी के द्वारा बना होता है, इसलिए इसे जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। एक के जीवन के भौतिक आधार पर कहते हैं। जीव द्रव के 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कोशिका द्रव के रूप में, एक केंद्रक द्रव है। कोशिका द्रव ये होता है, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। ये जो अभी मैंने आपको एक डायग्राम फुटबॉल की तरफ से मैंने समझाने की कोशिश किया, तो जो होता है साइटोप्लाज्मा इंग्लिश में कहते हैं। ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के ठीक बीच में रहता है। और केंद्रक द्रव क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग इन 4 द्रवों से मिलकर बना होता है। पहला तो ऑक्सीजन जो कि 76% होता है, कार्बन आपका 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव का टोटल 99% ये 4 भागों से बनकर होता है। कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 76%, लगभग एक चौथाई भाग यही ले लेता है, 3/4 भाग 76%। और दूसरा है 10% कार्बन, हाइड्रोजन भी 10% है, और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, हम लोग के पास 80% भाग जल होता है। क्या होता है, जल होता है जीव द्रव्य में। और कार्बनिक और यौगिकों का अनुपात क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अनुपात आप डालिएगा 81%, 81 ऑब्लिक यानी कि डिवाइडेड बाय 19, जिसमें से वो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं 81 और कार्बनिक यौगिक रहेंगे 19 रहेंगे। ठीक है। सेल के बारे में जानते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संज्ञानात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछी जाती है। चलिए, कोशिका शब्द का सबसे पहले अगर कोई प्रयोग किया था अंग्रेज वैज्ञानिक था तो रॉबर्ट हुक ने। तो मान लीजिए आपका रॉबर्ट कोई करता है, रॉबर्ट को बोले कि जाओ एक सेल को उठा कर लेकर आओ। सेल मान लीजिए आपके बैटरी का सेल है, उसको उठा कर ले आओ। तो रॉबर्ट गया, एक अपने हुक यानी कि अपने दांतों से पकड़ कर लेकर आया। तो कब लेकर आया, तो 1665 में ही लेकर आया था। याद रखने के लिए याद रखिएगा, कुत्ता वाला सिंह, रॉबर्ट कुत्ता आपका, ठीक है। कोशिका को लेकर के आया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा होता है, सेप्टिकुलम जाता है। सबसे छोटी जो जीवाणु जो होते हैं माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका मैंने अभी आपको बताया था, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, और इंग्लिश में ऑस्ट्रिच एग की नाम इसको कोशिका कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन अगर पूछेगा तो 1838 से 39 के बीच में होता है। दो दोस्तों ने मिलकर बनाया था। दोनों दोस्त का नाम याद रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल स्लाइडेन एंड स्वान ने बनाया था। किस, दोनों एस ने बनाया है, स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 1838 और 39 में। पहले स्लाइडेन ने दिया था सिद्धांत थोड़ा सा, उसी को संशोधित करके अगले साल 1839 में दिया था स्वान ने। ठीक है, समझ रहे होंगे। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा, क्योंकि पटाखे बगल में ही फूट रहे हैं सारे चीज। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। सुनाई दे पा रहा है।